हेलो एंड वेलकम टू द रिवीजन शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टी इनकम। बड़ा सिंपल सा टॉपिक। द फर्स्ट थिंग, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो प्रॉपर्टी इनकम आपको कैलकुलेट करनी है कैश बेसिस पे। लेकिन क्या अक्रूवल बेसिस पे भी प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जिन भी टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी इनकम की रिसीट्स 1,50,000 से ऊपर हो, वो अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम यूज कर सकते हैं। मतलब कि कैश बेसिस में तो जो भी रेंट रिसीव्ड है माइनस जो भी खर्चे आपने पे किए हैं। अक्रूवल बेसिस में जो भी रेंट रिसीवेबल है या रेंट जो भी साल भर का ड्यू होता है लेस जो भी साल भर के खर्चे ड्यू होते हैं। अक्रूवल बेसिस में अगर अनपेड रेंट आ जाता है उसको इंपेयरमेंट लॉस माना जाता है। ये रिसीव होगा नहीं तो लॉस की तरह दिखाना होगा। अब इसमें एक आइटम आएगा, लैंडलॉर्ड जब प्रीमियम रिसीव करेगा शॉर्ट लीज ग्रांट करने के बदले। शॉर्ट लीज होती है जो 50 ईयर्स तक की होती है। ऐसे केस में जो भी आपको प्रीमियम रिसीव होगा वो इनकम की तरह दिखाना होगा। प्रीमियम इंटू 51 माइनस एन अपॉन 50, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें ये जो एन होगा ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लीज बताएगा। ये जो अमाउंट आएगा दिस विल बी शोन एज प्रॉपर्टी इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। उसके बाद में आपका हेड आता है FHA, फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन। FHA यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी FHA में क्वालिफाई करती है तो उसको FHA में क्वालिफाई करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन, ये फर्निश्ड होनी चाहिए, ये कमर्शियल लेटिंग होनी चाहिए, यानी कि आपका इरादा इससे कमाई करने का होना चाहिए। तीसरा, ये जनरल पब्लिक को एटलीस्ट 210 डेज के लिए अवेलेबल होनी चाहिए किराए पे लेने के लिए। हम 210 डेज लोगों के लिए ऑफर करेंगे, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 105 डेज एक्चुअली लोग उसमें लेट आउट करके रहें भी। 105 में 105 डेज में लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन नहीं लेना। लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन क्या होता है? जब एक ही इंडिविजुअल को लगातार 31 डेज से ज्यादा के लिए आप घर देते हैं, लेट आउट करते हैं, दैट इज अ लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन। जो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन के लिए हम लेट आउट कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन 155 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी वो FHA कंसिडर की जाएगी। अगर 155 डेज से ज्यादा आपने किसी को लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन में घर किराए पे दे दिया या प्रॉपर्टी किराए पे दे दी तो वो FHA नहीं कराएगी, कहलाएगी। FHA बनने के लिए 155 डेज से ज्यादा लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन के किराए पे प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, दैट्स द मेन रूल। अब जब ये चारों पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी और पता चलेगा कि एक प्रॉपर्टी FHA है तो क्या इंपैक्ट आएगा। FHA के लिए फाइनेंस कॉस्ट फुली डिडक्टेबल होती है, बाकी घरों के लिए अभी आएगा। FHA के लिए अगर कोई भी फाइनेंस कॉस्ट इनकर की गई है, यानी कि घर लोन लेके खरीदा गया है और इस लोन पे कोई इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। पूरी की पूरी फाइनेंस कॉस्ट डिडक्टेबल है, यानी कि रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव्ड माइनस आपका फाइनेंस कॉस्ट, ये इसमें माइनस कर दिया जाएगा। देन अगर आप कैश बेसिस यूज करते हैं इसमें तो डिडक्शन अवेलेबल होगा प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का, यानी जो भी कैश में पे हुआ है उसका डिडक्शन आप ले लीजिए। लेकिन अगर आप FHA के लिए अक्रूवल बेसिस यूज करते हैं तो कैपिटल अलाउंसेस मिलेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए या फर्निशिंग्स के लिए भी। बाकी सारी की सारी रिलीफ्स, स्पेशली कैपिटल गेन से रिलेटेड रिलीफ्स, सब एक FHA को मिलती हैं, यानी फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन के केस में मिलती हैं। ये सारी की सारी रिलीफ्स कैपिटल गेन का पार्ट है, कैपिटल गेन में आएंगी, यहां पे उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आते हैं डिडक्शंस की तरफ कि प्रॉपर्टी इनकम को कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला डिडक्शन, अगर प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा आपने इनकर किया है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द प्रॉपर्टी बिजनेस, वो अलाउएबल डिडक्शन है। दूसरा, फाइनेंस कॉस्ट। हमने FHA की फाइनेंस कॉस्ट देखी कि पूरी की पूरी अलाउड होती है, पूरी की पूरी माइनस की जा सकती है इनकम में से। अगर कोई और घर है जो FHA नहीं है तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 20% ही अलाउड होती है। वो भी कहां से माइनस करना अलाउड होती है? टैक्स पेयर की इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से, यानी ये उसकी इनकम में से माइनस नहीं होता है। फाइनेंस कॉस्ट का 20% उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस किया जाता है। तीसरी रिलीफ या तीसरा अलाउएबल डिडक्शन, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ, यानी कि आप यहाँ पे कुछ घरेलू आइटम्स हैं, अगर वो भी घर के साथ देते हैं तो उनके रेफरेंस में भी कुछ रिलीफ है। सो पहली बात, ये रिप्लेसमेंट के रेफरेंस में रिलीफ दी गई है, नई परचेज के रेफरेंस में नहीं दी गई है। यानी आप रिप्लेस करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, अगर ओरिजिनली कोई आइटम नया खरीद के ला रहे हैं न्यू परचेज के टाइम पे ये डिडक्शन नहीं मिलता।
अच्छा, डिडक्शन है कितना, यानी अमाउंट ऑफ रिलीफ कितनी है, जो भी आपने कॉस्ट रिप्लेसमेंट पे इनकर करी माइनस पुराने वाले एसेट को बेचने से अगर कुछ भी मिला है वो आप उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट करने पे नेट जेब से जो भी गया दैट इज द अमाउंट ऑफ रिलीफ। तीसरा, रिलीफ जो मिलती है वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के लिए मिलती है, यानी कि अगर एक सिंपल वॉशिंग मशीन है, नई वॉशिंग मशीन आप लेके आते हैं तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट रिलीफ मिलेगी, लेकिन अभी आपने वॉशिंग मशीन को हटा के वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर लिया है तो ड्रायर का जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी गिवन एज रिलीफ। सिर्फ वॉशिंग मशीन के बराबर का अमाउंट जो मार्केट में आज की रेट में कितने की आती है वो आप डिडक्शन की तरह देंगे, ड्रायर यू विल नॉट गिव एज डिडक्शन। उसके बाद में मोटर कार, अगर मोटर कार प्रॉपर्टी इनकम को कमाने में लगी हुई है या घर के साथ मोटर कार भी दी जा रही है, आप उसको कैसे अलाउएबिलिटी के अंडर ले जाएंगे। यहाँ पे टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें वो गाड़ी के ऊपर कैपिटल अलाउंस ले सकता है या फिर एक्चुअल मोटरिंग एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है। दूसरा ऑप्शन HMRC के AMAP के बेसिस पे अलाउंस क्लेम करना। दोनों में से एक टैक्स पेयर वही वाला चूज करेगा जिसमें अलाउंस ज्यादा आ रहा होगा। तो अगर उसके कैपिटल अलाउंस और एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं तो वो ऑप्शन 1 चूज करके मोटर कार के नाम पे प्रॉपर्टी इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर लेगा। अगर उसका AMAP ज्यादा आ रहा है तो फिर वो AMAP वाले अमाउंट को एज डिडक्शन क्लेम कर लेगा फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम। लास्ट वाला आता है इसमें रेंट रूम रिलीफ। रेंट रूम रिलीफ में दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके एनुअल रिसीट्स एक रूम किराए पे देने से एनुअल रिसीट्स 7500 पाउंड तक के ही है तो इसको टैक्स नहीं करना, दैट इज एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स। लेकिन जैसे ही रूम किराए पे देने से आपकी एनुअल रिसीट 7500 पाउंड्स को एक्सीड करती है तो दो मेथड से एक टैक्स पेयर कैलकुलेशन कर सकता है, यानी कि इसकी रिलीफ ले सकता है। पहला, वो अपनी रेंटल इनकम नॉर्मल ट्रीटमेंट से दिखाए रिसीव्ड के बेसिस पे, अगर कैश बेसिस यूज कर रहा है तो, रिसीवेबल अगर अक्रूवल बेसिस यूज कर रहा है तो, रेंट जो मिला माइनस खर्चे जो हुए वो या तो ये दिखा दे, या फिर दूसरा वो रेंट रूम रिलीफ लेके अपनी इनकम दिखाए, जो भी रेंटल इनकम हुई माइनस रेंट रूम रिलीफ 7500 डायरेक्ट माइनस कर दे। इन दोनों में से ये वाला अमाउंट ये उसकी इनकम में जुड़ जाएगा। ये इनकम जिस भी केस में दोनों में से कम आ रही होगी वो उसी को चूज करेगा। ध्यान से सुनना, इन दोनों मेथड्स में से जो भी इनकम ये वाली कम आ रही होगी टैक्स पेयर उसी मेथड को यूज करते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। पहला मेथड जहां वो नॉर्मल कैलकुलेशन करेगा, दूसरा मेथड जहां पे उसको जितना भी रूम से रेंट आ रहा है उसमें से माइनस कर देगा वो 7500 बचा हुआ टैक्स के लिए ऑफर कर देगा। इन दोनों अमाउंट्स में से, इन दोनों मेथड्स के अमाउंट्स में से जो भी इनकम कम आ रही होगी दैट द टैक्स पेयर विल चूज टू फाइल इन द इनकम टैक्स रिटर्न। सिर्फ इतने ही प्रोविजंस हैं प्रॉपर्टी इनकम में। डू रिवाइज देम एंड थैंक यू सो मच।